तो देखो पिछली क्लास में हमने इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इन लॉन्ग रन इन शॉर्ट रन दोनों में समझ लिया था। लॉन्ग रन शॉर्ट रन दोनों समझे थे, डिटेल में हो गई थी बात। तो अब कुछ और छोटी छोटी बातें और देख लेते हैं, जिससे कि ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन वाला पूरा टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। छोटी छोटी बातें हैं, बस उन्हें समझना है। मान लो तुम्हारे सामने एक क्वेश्चन आ गया, मान तो सकते हो। विच कंडीशन इज सिमिलर टू perfect competition and monopolistic competition। परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में है कौन सी कंडीशन जो है कि तुम्हें क्या लगती है? मोनोपोलिस्टिक मतलब मोली ना, मोनोपोली ना। अबे इस वक्त ये सवाल पूछा, मोनोपोलिस्टिक में दोनों आते हैं सर, कॉम्पिटिशन और अगर यहाँ बैठा हुआ नहीं होता तो मैं इसका रिप्लाई बड़ा अच्छा देता। वीडियो बढ़ जाएगी। आप दो सर मैं काटूंगा, आप दो सर मैं काटूंगा सर। मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में फ़र्क ही नहीं पता। मोनोपोलिस्टिक में दोनों आते हैं, परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली। नहीं समझा? ये कंबाइन होता है कंपटीशन और परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोली। मोनोपोली को भी मोनोपोलिस्टिक कहते हैं। मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक अलग है। मोनोपोली में एक सिंगल सेलर होता है और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में सेलर बहुत सारे होते हैं। कोलगेट का एग्जांपल दिया था, कोलगेट, दंत कांति, ये तो पता है मेरे को, मैं तो बस पूछ रहा था कि मोनोपोलिस्टिक को मोनोपोली कहते हैं क्या? वीडियो देखेंगे सर की बहुत ज्यादा लड़ेगा, दोबारा देखेंगे। मतलब वीडियो भी देखिए, तो ये नहीं कि हाँ एक अंगूठा दबा दूँ। किसमें देखी? नहीं देखी? अभी कहाँ देखी, टाइम ही नहीं मिला। 11:30 बजे 10:30 बजे अपलोड कर रहे वीडियो, मैंने नहीं देख ली वीडियो। तब मैं मैच कर रहा था। मैं भी करता था। थंबनेल कब आया था? मैंने इसको जब आपने फ़ोन किया मेरे को, कुछ उन्हें यही बताएगा कब भेजा था। मैं 9 बजे घर भी नहीं गया, सामान वामान लाया, तब जाके फ्री हुआ। मम्मी से मैंने फ़ोन लिया, तब जाके सामान लिया। ठीक है, मेरी गलती है। कट बहुत लंबा लग गया था। कट माने ही थी, छोटा मोटा कट रहा था, सब कंफ्यूज हो रहा था कहाँ चला गया, पता नहीं गया। देखो, परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में कौन सी कंडीशन है जो सिमिलर पाई जाती है? तो नॉर्मल प्रॉफिट की कंडीशन है जो दोनों में सिमिलर पाई जाती है। ऐसे अगर थियोरेटिकली देखेंगे तो परफेक्ट कंपटीशन में मैनी सेलर मैनी बायर होते हैं और मोनोपोलिस्टिक में भी मैनी सेलर मैनी बायर होते हैं। लेकिन डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर सेलर सारे सेम गुड्स बेच रहे हैं और यहाँ पर गुड्स में वेरिएशन ला रहे हैं। दोनों की डिमांड इलास्टिक नहीं होगी। परफेक्ट कंपटीशन में डिमांड परफेक्टली इलास्टिक रहती है, और इसमें सिर्फ इलास्टिक है। यहाँ इलास्टिक रहती है। तो सिमिलैरिटी क्या देखने मिल रही है? नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट दोनों में ही क्या देखने को मिला कि AR बराबर AC होता है। नॉर्मल प्रॉफिट तभी मिलेगा दोनों में जब AR और AC बराबर होगा, है ना। AR AC बराबर कहने का सेंस क्या हुआ? AR यानी कि प्राइस है और AC मीन्स एवरेज टोटल कॉस्ट। AC बोले तो फिक्स कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट दोनों मिला के। कोई कन्फ्यूजन?
सवाल समझ में आया? तो ये वो कंडीशन है जो दोनों में सिमिलर पाई जा रही है। और देखें, एक सेकंड, फोटो भी से होता सर नहीं बढ़ेगा सर बोलता सर हम दूसरी कॉपी डाला है यार, 2 कॉपी नहीं होगी तो पुराने जो डाला है। अब इस बात पे मेरी तरफ से थप्पड़ बनता है। बहुत दिन से हो रहा था इसका, एक बार होता था ठीक था। हाँ, क्योंकि बहुत दिन से देख रहा हूँ मैं ये चल रहा है। जान उसके लाता सर था मैं क्या करूँ, मुझे सर फोन कर रहा है कि मैं आज लाऊंगा नहीं, फोटो खींच के ले जाऊंगा। ऐसे इको लिखा था दोनों पे, तो मैं उठा ली छूट इको, गया है। बस तो छूट के लगा दो। डेली का हो गया भाई तेरा मैच्योर बन मैच्योर। अगला एक और सवाल देखते हैं। मेरा गया, मेरा वो क्या अंदर कर दे कमेंट कर विच ऑफ द, मैं ऑप्शन नहीं दे रहा, चलो बिना ऑप्शन के चलते हैं। विच कंडीशन, ऑप्शन दे दूंगा तो समझ में आ ही जाएगा, इसलिए ऑप्शन नहीं दे रहा मैं। विच कंडीशन इज द कंडीशन ऑफ equilibrium under the perfect competition मेरे पीछे देख रहा है। in long run। अब परफेक्ट कंपटीशन इन लॉन्ग रन अगर हमें चाहिए तो इक्विलिब्रियम के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए? LMC equal to MC, MR सुपर नॉर्मल। एलएनसी को काटेगा ना वो। अरे भाई MR equal to MC होता है उसमें तो। एमआर परफेक्ट कंपटीशन में हमें इक्विलिब्रियम देखना है लॉन्ग रन में। एलएमआर को काटेगा LM आर आर को काटेगा वो LMC देखो ये तो हमारा एम आर ए आर कर्व है, एम आर इक्वल्स टू ए आर, है ना। अगली बात, लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व ऐसे जाएगा एल एम सी, और लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व ऐसे आएगा और ऐसे यहाँ से टच करके और चलता बनेगा यूँ। लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व, ठीक है। और एक बात और जो इसमें तुम्हें ध्यान देनी है वो ये है, एक बात और ध्यान देना है, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट, ये भी उसी जगह पर टच करता है। कोई दिक्कत आई? यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? नहीं एक और देखें सवाल, हटा दूं? शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट, पॉइंट तो बताओ कौन सा है। तीनों पॉइंट इक्विलिब्रियम के हैं ना, ये रहा ना। तो तीनों LMC SAC LAC इक्वल टू MR वाला पॉइंट। हाँ, सारे एक दूसरे के इक्वल। बराबर है। लो, एवरेज रेवेन्यू इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट
ठीक है, इज इक्वल्स टू लॉन्ग रन एवरेज मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल्स टू लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, सारे वहीं उसी पॉइंट पे बराबर आ रहे हैं। और मज़े की बात इक्वल टू प्राइस, मतलब जितने का हमको लागत लग रही है उतने प्रॉफिट मिल रहा है। वही इक्विलिब्रियम। लेकिन सर आपने प्रॉफिट उतना नहीं मिल रहा, रेवेन्यू उतना आ रहा है। हाँ मतलब हमारी भी हो रही है। और रेवेन्यू में तो प्रॉफिट जुड़ा हुआ होता ही है। प्रॉफिट मिल रहा है नहीं मिल रहा। प्रॉफिट नॉर्मल प्रॉफिट आ रहा है ना, लेकिन आपने कहा था कि गवर्नमेंट में नॉर्मल प्रॉफिट रहेगी। परफेक्ट कंपटीशन में। ये परफेक्ट कंपटीशन की बात है, मोनोपोली की बात नहीं कर रहा मैं। मोनोपोली में हायर प्रॉफिट, तो जहाँ हायर प्रॉफिट आ रहा है वहीं पर इक्विलिब्रियम है, लेकिन परफेक्ट कंपटीशन में ऐसा नहीं होता है। यहाँ तक की कहानी समझ आ गई? परफेक्ट कंडीशन में लॉन्ग रन में नॉर्मल प्रॉफिट ही सुपर नॉर्मल प्रॉफिट बन जाता है ना, वो बहुत दिन तक नॉर्मल प्रॉफिट रहता है इसमें लॉन्ग रन में। नॉर्मल प्रॉफिट को ही सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कंसीडर करते हैं ना। ऐसा थोड़ी होता है। नॉर्मल प्रॉफिट को सुपर नॉर्मल प्रॉफिट क्यों कंसिडर करेंगे? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट तो तब होगा जब एवरेज कॉस्ट कम और एवरेज रेवेन्यू ज़्यादा हो जाएगा। दिखाया था मतलब जाके देखो ठीक से। सबकी बात है मैंने यार कि बंदी को रखा। वैसे ही मौसम आपका मॉडल सही है। थोड़ा 2 रुपये बच जाए, अच्छी बात है। आगे बढ़ें? देखो चलो एक और सवाल का जवाब है ना, ये तुम दोगे। नहीं दिया। नहीं दिया था पिछली बार। सही बोला। और एक कंडीशन when a firm under perfect competition is in equilibrium in long run। क्या बताना है इसमें? क्वेश्चन लिख दिया। मतलब क्या डायग्राम से बताना है, क्या बताना है? एक फर्म परफेक्ट कंपटीशन में, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में एक फर्म लॉन्ग रन में इक्विलिब्रियम पे कब रहेगा? अभी तो बताया वो लंबा चौड़ा इतना सारा। तभी तो मैंने कहा तो तुम बताओगे। पिछला क्वेश्चन ऐसे ही था। कुछ और लाइन जो अगर बोलनी हो देखो, ऑप्शन कई तरह के आ सकते हैं ना, तो मान लो कि कुछ आ गया दूसरे टाइप में, तो एक और बात जो लिखोगे वो है वेयर। देखो इक्विलिब्रियम वही मिलेगा जहाँ AR कर्व जो है वो टेंजेंट है, इज टेंजेंट ऑन लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व। AR कर्व लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व के पर टेंजेंट के रूप में दिखाई दे, ठीक है। तो जहाँ टेंजेंट होगा वहीं पे इक्विलिब्रियम होगा। देखो ये रहा AR कर्व है और ये है लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व। और टेंजेंट का मतलब क्या होता है? एक ऐसी लाइन जो किसी कर्व को टच करे और आगे चल दे। ये खत्म। ऐसे वो डिस्टर्ब कर रहा है ये। तो एक बात लिखें, नोट एफिशिएंसी
in production exists under perfect competition in long run। अगर परफेक्ट कंपटीशन में एफिशिएंसी की बात करेंगे तो लॉन्ग रन में आता है प्रोडक्शन में एफिशिएंसी। क्यों आता है उस वक्त लॉन्ग रन में ही क्यों एफिशिएंसी देखने को मिलती है? क्योंकि उस वक्त मतलब लॉन्ग रन में अच्छी एफिशिएंसी तब देखने को मिलेगी जब AC मिनिमम होगा। AC इज मिनिमम। एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा तभी रहेगी। सर आपने एक बार लिखवाया क्वेश्चन तो इसने फोटो खींची, नोट लिखवाया तो इसने फोटो खींची, फिर ये AC मिनिमम लिखा फिर फोटो खींची। इतनी फोटो क्यों ले रहा है? अरे एक ही ले ले बस। क्या करें, एक बार में लिखा दो। थोड़ा थोड़ा करके लिखा। चैप्टर अच्छा है, बहुत अच्छा है चैप्टर। अब अपनी प्रोडक्शन की एफिशिएंसी की कैपेसिटी देख लेते हैं ज़रा। कैपेसिटी, ठीक है, ये जो कैपेसिटी है ये दो तरह की है। देखो, एक है रिजर्व कैपेसिटी और दूसरा एक्सेस कैपेसिटी। रिजर्व कैपेसिटी और एक्सेस कैपेसिटी ये प्रोडक्शन के बेसिस पर है। On the basis of production. रिजर्व कैपेसिटी की बात करेंगे लॉन्ग रन में यही होता है ना करूँ, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व है, ठीक है। तो इसमें एक वो टाइम आता है जहाँ एवरेज कॉस्ट जो है वो कांस्टेंट रहती है ना। लॉन्ग रन में एक समय आता है एवरेज कॉस्ट उस वक्त कांस्टेंट रहती है। एवरेज कॉस्ट कांस्टेंट रहने का मतलब अब यहाँ पर हमारी ये रिजर्व कैपेसिटी है, मतलब यहाँ पर हम एक रिजर्व के रूप में प्रोडक्शन को दिखाते हैं, क्योंकि एवरेज कॉस्ट कांस्टेंट हो गई है, रेवेन्यू हमारी लगातार जैसे चलनी है वैसे चल रही है। तो यहाँ एक ये रिजर्व का टाइम आ जाता है। रिजर्व कैपेसिटी, मान लो ये x1 है और ये हो गया x2 आउटपुट को लेकर। सर इस वाली यहाँ हाँ प्रॉफिट जो है वो कम और ज़्यादा दोनों आ सकते हैं ना। कहाँ पर ये एवरेज कॉस्ट कांस्टेंट हो गई है, एवरेज कॉस्ट कांस्टेंट हो गई है और एवरेज रेवेन्यू का कर्व ऊपर से नीचे डाउन हो रहा है ना। तो रेवेन्यू कहीं ना कहीं धीरे धीरे कम होता जा रहा है, एवरेज कॉस्ट हमारी कांस्टेंट है। तो एक गैप
था वो कम होता चला जा रहा है। हम अपने सकता है ना कि कॉस्ट कांस्टेंट हो गई और रेवेन्यू धीरे धीरे बढ़ भी तो सकता है। मतलब कॉस्ट हमारा 5 रुपये लग रहा है पर रेवेन्यू जो है वो 7 रुपये आ रही है। यहाँ समझा देता हूँ। ये AR कर्व है और ये लॉन्ग रन। अब इस जगह से यहाँ तक की बात करेंगे तो ये इतनी क्वांटिटी X1, ये इतनी क्वांटिटी X2, ये यहाँ रेवेन्यू ज़्यादा है, धीरे धीरे ये रेवेन्यू कम होता जा रहा है ना, कम होता जा रहा है और ये इधर कम हो गया ना कम। अब ये वाला जो टाइम है यहाँ पर हमारा जो रिजर्व है वो मतलब ज़्यादा जो हमने कमाया था उसी को यूटिलाइज करते जा रहे हैं। हम अपनी कैपेसिटी को प्रोडक्शन को अपने पहले कमाए हुए रेवेन्यू से ही कवर कर रहे हैं आज का प्रोडक्शन, क्योंकि कॉस्ट जो है, कॉस्ट तो अपनी जगह है लेकिन रेवेन्यू धीरे धीरे डाउन होता चला जा रहा है। तो पिछला जो रिजर्व बना कर रखा था उसी रिजर्व को यहाँ पर हम इस्तेमाल कर रहे हैं। कॉस्ट कांस्टेंट होने का मतलब ये है ना कि कॉस्ट अब इससे ज़्यादा नहीं लगाएंगे। नहीं बढ़ रही, ना तो बढ़ रही है ना घट रही है। देखो रिजर्व कैपेसिटी एग्जिस्ट इन perfect competition where average cost remains constant over a given volume of output. ये तो था। अब मैं यहाँ पर बात लिखी है कि परफेक्ट कंपटीशन। तो परफेक्ट कंपटीशन में क्या है कि परफेक्ट कंपटीशन में हमारा एवरेज कॉस्ट करता ये ऐसे चलता है ना, मार्जिनल रेवेन्यू और लॉन्ग टर्म एवरेज कॉस्ट कर्व वैसे जा रहा है। अब यहाँ पे भी देखोगे तो ये वाला वो टाइम है जहाँ रेवेन्यू सबसे ज़्यादा है ना, रेवेन्यू सबसे ज़्यादा। तो यहाँ स्टोर कर लेंगे रेवेन्यू को, कमाया हुआ रेवेन्यू, और जैसे जैसे आगे प्रोडक्शन बढ़ाते जाएंगे रेवेन्यू हमारा कम होता जाएगा। तो जो पिछला रेवेन्यू था वही यहाँ पर हम यूटिलाइज करते चले जाएंगे। ठीक है। तो ये है, इसमें तुम ना एक काम करना, मिटेगा नहीं सर ये? नहीं मिटाना नहीं है। वो वाला पॉइंट जो बताया था अभी रेड कलर से ग्राफ बना के उसको कटिंग मार देना उतना, क्योंकि अब जब परफेक्ट कंपटीशन वाला इसमें लाइन ही लिख दी मैंने, तो परफेक्ट कंपटीशन के अकॉर्डिंग बताऊंगा, फिर लॉन्ग रन मोनोपोलिस्टिक के बारे में क्यों बताऊँ? वो जो बताया था वो मोनोपोलिस्टिक के अकॉर्डिंग बता दिया था ना, समझ रहा हूँ। तो उतना वो कट मार देगा। अभी एक्सेस कैपेसिटी की बात करते हैं।
तो एक्सेस कैपेसिटी हमें परफेक्ट कंपटीशन में नहीं मिलेगा, ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में मिलेगा। ठीक है, इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। वो कितना था परफेक्ट कंपटीशन? हाँ, परफेक्ट कंपटीशन। देखो ये है MR, ये है AR, ये हो गया MC, ये हो गया AC। ठीक है, ये हमारा MR MC का इक्वल होना और यहाँ AR और AC का इक्वल होना। इक्विलिब्रियम तो यही बताता है। यहाँ MR MC इक्वल हो गया और AC जगह पर AR AC भी इक्वल हो गया, तो ये हमारा इक्विलिब्रियम है और ये E डैश। एक्सेस कैपेसिटी का मतलब क्या है कि आगे जाके काम कर रहे हैं, रेवेन्यू से ज़्यादा कॉस्ट पे और आगे बढ़ाकर हम काम देख रहे हैं। तो कहाँ तक जा सकते हैं? तो वहीं तक जा सकते हैं जहाँ AR और AC बराबर हो जाए। ये इतने ये हमारा एक्सेस कैपेसिटी है। मतलब और अगर जैसे बढ़ना चाहें, यहाँ तो एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट बराबर आ रहा है, AC MC। यहाँ ये वो जगह है जहाँ AR AC बराबर है, E डैश। यहाँ MR MC बराबर है, तो ये तो इक्विलिब्रियम है। लेकिन अगर आगे बढ़ के काम करना चाहें, प्रोडक्शन करना चाहें, तो और कितना कर सकते हैं प्रोडक्शन? कई बार होता है ना, कॉस्ट से आगे भी बढ़ के थोड़ा काम कर सकते हैं। तो यहाँ से आगे नहीं जा सक पाएंगे। हमारी एक्सेस कैपेसिटी इतनी रहेगी जहाँ हमारा AC और MC क्या है, बराबर है। ये इतना हम कहेंगे एक्सेस कैपेसिटी। हो गए? कर लिए इतना, तो थोड़ा सा और बढ़ते हैं आगे। अब कुछ नोट के बारे में बात कर लेते हैं। नोट पहला, क्रॉस इलास्टिसिटी। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये शायद याद आ गया होगा। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर प्रोडक्ट्स in perfect competition is, देखो यहाँ परफेक्ट कंपटीशन में क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो रहती है वो हमेशा इनफाइनाइट मिलेगी, इनफाइनाइट। क्योंकि
as they are perfect substitute. देखो यहाँ अब यही थोड़ा समझने वाली बात है और गहराई से जानने वाली बात है कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था कि परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस इलास्टिसिटी परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो परफेक्टली इलास्टिक होती है। हाँ। लेकिन अगर क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात करेंगे तो ये क्या है, पूरी तरह से इनफाइनाइट है। रीजन इनफाइनाइट का कहने का मतलब है प्राइस चेंज हुआ ही नहीं है, डिमांड फिर भी बदल गई। इनफाइनाइट का मतलब प्राइस चेंज नहीं हुआ है और डिमांड बदल गई। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात करेंगे तो सब्स्टिट्यूट्स जो हैं, सब्स्टिट्यूट्स में बदलाव आ रहा है। हमने अपने में कोई चेंजेस नहीं किए, सब्स्टिट्यूट्स में चेंजेस आ गए जिस वजह से हमारी अपनी डिमांड चेंज हो गई। क्लियर? सब्स्टिट्यूट ने अगर ज़रा सा 1 रुपये 2 रुपये कम किया या बढ़ाया तो उसकी डिमांड खूब बदलेगी, जिस वजह से हम पे असर पड़ेगा ही पड़ेगा। तो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के केस में जो इलास्टिसिटी है वो इनफाइनाइट पाई जाएगी इन परफेक्ट कंपटीशन। क्योंकि मेन बात तो यही है कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में प्राइस की वजह से तो कंपटीशन ही नहीं कर पाएंगे, सबका प्राइस सेम रहता है। अगर आस पड़ोस वालों ने अपना हिसाब चेंज किया तो हमें भी बदलना पड़ेगा, हमने नहीं बदला तो फिर भुगतना पड़ सकता है। द क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर फर्म is in monopolistic competition is elastic or highly elastic। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट में हाईली इलास्टिक रहता है।